Hello everyone, you all are welcome in अनजान क्लासेस द कॉमर्स हब। आज का जो हमारा वीडियो है ये वेरियस पेमेंट डिडक्शंस अंडर सेक्शन 80 पे है। और जैसे कि आप सबको मालूम है कि डिडक्शंस जो हैं डिडक्शंस वर्ड यूज़ होता है और उसमें दो तरह की डिडक्शंस आती हैं, पेमेंट डिडक्शंस और इनकम डिडक्शंस। इनकम डिडक्शंस हम जो है नेक्स्ट फ्यूचर में जो वीडियोस होंगी उनमें करेंगे, बट आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है पेमेंट डिडक्शंस। तो पेमेंट डिडक्शंस जो हैं वो उनके सेक्शंस कौन से हैं? उनके सेक्शंस है 80C टू 80GC और इनमें से एक सेक्शन है आपका 80G। ये सेक्शन जो है आज हम यहाँ पे इंक्लूड नहीं करेंगे। इन फ्यूचर इसके ऊपर मैं आपको एक अलग से वीडियो बना के दूंगी, क्योंकि अगर ये वाली डिडक्शन हम इसके साथ करेंगे तो सब कुछ आपका मिक्स हो जाएगा। सो उसे हम सेपरेटली करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट पेमेंट डिडक्शंस अंडर इनकम टैक्स एक्ट। सो फर्स्ट डिडक्शन है आपकी अंडर सेक्शन 80। तो वो डिडक्शन क्या है? ये डिडक्शन आपको मिलेगी अगर आपने अपना लाइफ इंश्योरेंस करवा रखा है, उसका प्रीमियम पे करते हो या प्रोविडेंट फंड आप कोई पे कर रहे हो उसके ऊपर मिलेगी। सो कहते हैं कि अगर आपने कोई डिपॉजिट्स किए हैं प्रोविडेंट फंड में तो उस केस में आपको डिडक्शन मिलेगी। और कौन कौन वो उस डिडक्शंस को ले सकता है? इंडिविजुअल ले सकता है, एचयूएफ ले सकता है। और आप उस डिडक्शन की रेट कैसे कैलकुलेट करोगे, क्वालिफाइंग अमाउंट क्या होगी डिडक्शन के लिए, वो होगे आप कंपेयर करोगे जितनी एक्चुअल अमाउंट आपने स्कीम में डिपॉजिट करवाई है और अमाउंट 1,50,000, इनमें से जो कम होगी वो आपकी अमाउंट जाएगी एज अ डिडक्शन। प्रोविडेंट फंड में कई तरह के प्रोविडेंट्स होते हैं, जैसे स्टेचुटरी प्रोविडेंट फंड हो गया, पीपीएफ हो जाता है, आरपीएफ हो जाता है और एक आपका यूआरपीएफ हो जाता है। इसमें से यूआरपीएफ यहाँ पे आपकी इस डिडक्शन के लिए क्वालिफाइड नहीं है। क्यों? क्योंकि ये आपका अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड होता है, इसलिए। फिर है कि आपका लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम के केस में क्या होगा? जो भी आपकी क्वालिफाइंग अमाउंट है वो, जो भी आपने कोई लाइफ इंश्योरेंस लिया है, आपने अपना इंश्योरेंस करवा रखा है, कोई भी पॉलिसी ली है, उसका प्रीमियम पे करते हो तो आपको क्या क्वालिफाइंग अमाउंट जो है एज अ डिडक्शन मिलेगी। अगर आपकी जो पॉलिसी है 2012 अप्रैल 1 से पहले की है तो एक्चुअल प्रीमियम जितना आपने पे किया और 20% आपकी जितनी भी अमाउंट अश्योर हुई है उसमें से, इन दोनों में से जो कम है वो एज अ डिडक्शन लोगे। उसके बाद कि ये बिफोर 1/4/2012 था, आफ्टर 1/4/2012 उस केस में क्या है? एक्चुअल प्रीमियम पेड और 10% ऑफ एक्चुअल कैपिटल सम अश्योर्ड, जितनी भी आपकी अमाउंट आपने इंश्योरेंस करवाई है उनमें से जो विच एवर इज लेस विल बी क्वालिफाइड फॉर डिडक्शन। और फिर आपका आता है, इसको कंपेयर करने के बाद क्वालिफाइड फॉर डिडक्शन। फिर आपका आता है, यहाँ पे एक चीज़ और लिख लो, अप टू 31 मार्च 2013। फिर है कि फॉर पॉलिसी इशूड ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2013 ऑन लाइफ ऑफ अ पर्सन विद डिसेबिलिटी। अब कहते कि ये जो है ये डिसेबिलिटी के लिए है, ये जो नॉर्मल पर्सन है उनके लिए कि 1/4/2012 ऑनवर्ड्स जो है उनकी कंडीशन है, ये डिसेबल पर्सन की कंडीशन है कि एक्चुअल प्रीमियम जो है वो और 15% ऑफ एक्चुअल कैपिटल विच एवर इज लेस विल बी क्वालिफाइड फॉर डिडक्शन। अब कहते कि 80C में कौन कौन सी आपकी डिडक्शंस इंक्लूड होती हैं? एक तो आपकी आगे प्रोविडेंट फंड की, फिर आपकी लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम की, फिर आपने कोई ग्रुप इंश्योरेंस करवाया है, कोई नेशनल सेविंग स्कीम सर्टिफिकेट्स के बीच में आपने इन्वेस्ट किया है, LIC जीवन प्लान लिया है, यूलिप लिया है, और ये आपका यूटीआई में आपने कोई पेंशन फंड ले रखा है, हाउसिंग बैंक आपने वहाँ पे अमाउंट कोई डिपॉजिट करवाई है, सुपर एनुएशन फंड के लिए आप कोई तैयारी कर रहे हो, आपने वहाँ पे अमाउंट डिपॉजिट करवाई है, या आपने हाउसिंग डेवलपमेंट और टाउन रूरल डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ में कोई अमाउंट जो है वो डिपॉजिट करवा रखी है। अमाउंट डिडक्टेड आउट ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज सैलरी टुवार्ड्स डेफर्ड एन्युटी की आपने कोई वहाँ पे कोई अपनी
कोई एन्युटी कोई अमाउंट आपने इंस्टॉलमेंट्स में या वैसे कोई आपने वहाँ पे डिडक्ट करवाई है या आपकी डिपॉजिट करवाई है, वो कोई सब्सक्रिप्शन आपने सेंट्रल गवर्नमेंट के स्कीम के अंडर ले रखी है, उसकी फ़ीस पे की है, उसकी आपको डिडक्शन मिलेगी। सुकन्या समृद्धि जो है पॉलिसी, उसके अंडर आपने कोई अमाउंट डिपॉजिट करवाई है, उसकी भी आपको डिडक्शन मिलेगी। टर्म डिपॉजिट्स हैं आपके बैंक के साथ, उसकी भी आपको डिडक्शन मिलेगी। देन आपका ELSS है। ELSS क्या होता है? ELSS इसमें इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम होती है ये, ठीक है, कि आपकी कोई आपने इक्विटीज़ में कोई पैसा लगाया, वहाँ पे आपने सेविंग कोई अपना इन्वेस्टमेंट की है, उसके रिगार्डिंग ये होता है। और फिर है रीपेमेंट ऑफ हाउसिंग लोन की आप रीपेमेंट कर रहे हो तो उस अमाउंट की आपको डिडक्शन मिलेगी। ट्यूशन फीस दे रहे हो 2 बच्चों की तो वो मिलेगी आपको। इक्विटी शेयर्स में शेयर्स आ रखा है, ये शेयर्स में या डिबेंचर्स में आपने इन्वेस्ट किया है तो भी आपको डिडक्शन मिलेगी। नाबार्ड की कोई सब्सक्रिप्शन ले रखी है आपने तो भी आपको मिलेगी। और 5 ईयर्स टाइम डिपॉजिट अगर आपने करवा रखे हैं तो भी आपको क्या मिलेगी? डिडक्शन मिलेगी। एक चीज़ बात याद रखना कि जो वो डिडक्शन है वो आपको जितनी भी आपकी क्वालिफाइंग अमाउंट होगी और जो भी आपकी क्वालिफाइंग अमाउंट होगी और 1,50,000 के साथ आपने कंपेयर करना है। विच एवर इज लेस वो आपने एज अ डिडक्शन लेके चलना है। नेक्स्ट है जो जी डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कंट्रीब्यूशन टू पेंशन फंड। इसका सेक्शन यहाँ पे स्किप हो गया, इसका सेक्शन आप नोट कर सकते हैं। ये है आपका CCC। हाँ जी, CCC अंडर सेक्शन अंडर सेक्शन 80 CCC। तो ये आपका सेक्शन है। इसकी बेसिक कंडीशंस क्या है कि सबसे पहले पर्सन क्या है, इंडिविजुअल को मिलेंगी ये, और जितनी अमाउंट आपने यहाँ पे डिपॉजिट करवाई हैं वो ही वो आपने कहाँ पे डिपॉजिट करवाई हो, LIC के अंडर या अदर किसी इंश्योरेंस के अंडर या पेंशन फंड स्कीम के अंडर आपने वो डिपॉजिट करवाई हो। और पेमेंट मस्ट बी मेड आउट ऑफ इनकम चार्जेबल टू टैक्स। ऐसी पेमेंट के अगेंस्ट मिलेगा जो आपने अपनी चार्जेबल टू टैक्स इनकम में से पे किया है। डिडक्शन अलाउड एक्चुअल अमाउंट पेड और 1,50,000, जितनी भी आपने एक्चुअल अमाउंट पे की है और 1,50,000 दोनों में से जो कम होगा वो एज ए डिडक्शन आपकी काउंट होगी। फिर है जी आपका डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कंट्रीब्यूशन टू NPS या नेशनल पेंशन स्कीम ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट और एनी अदर एम्प्लॉयर। सो मीन्स यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट और यहाँ कोई आपका एम्प्लॉयर है उसकी रिगार्डिंग ये डिडक्शन है, उन्होंने NPS में कंट्रीब्यूशन किया है। पिछली कौन सी थी कि आपने किया है, और ये क्या है कि आपने आपकी जो क्या कहते होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट है या कोई और एम्प्लॉयर है उसके रिगार्डिंग है ये। और सेक्शन है आपका 80CC। अलाउ टू ओनली एन इंडिविजुअल एसएससी। अमाउंट ऑफ डिडक्शन क्या होगी? गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं चाहे वो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं, उनका खुद का कंट्रीब्यूशन और 10% ऑफ सैलरी विच एवर इज लेस। प्लस इसके साथ और क्या आपने ऐड करना है, जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने एज अ एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट किया है, पहले तो आप इन दोनों को कंपेयर कर लोगे, जो काम आ जाएगा वो यहाँ पे लिखोगे। फिर आपने कंट्रीब्यूशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट जितना भी उनका या कोई एम्प्लॉयर है, कोई भी एम्प्लॉयर है उसका कंट्रीब्यूशन क्या है, उनकी सैलरी का कंट्रीब्यूशन, इनको कंपेयर करोगे, जो लेस आ गया दोनों को ऐड कर दोगे, वो आपकी एज अ डिडक्शन। फिर आपने क्या करना है, 1,50,000 के साथ आप कंपेयर करोगे। फॉर सेल्फ एम्प्लॉयड क्या है, जितनी भी उनका कंट्रीब्यूशन है वो, और 20% ऑफ जितना भी उनकी टोटल इनकम बनती है एक साल की, तो वो विच एवर इज लेस वो क्या जाएंगी आपकी 1,50,000 के साथ फर्दर वो कंपेयर होंगी। फिर है जी डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप एंड कंट्रीब्यूशन मेड टू द सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम अंडर सेक्शन 80D। सो ये सेक्शंस जो हैं ये आपको ध्यान रखना है, ये किन किन को जाएंगी। कंडीशंस है कि एक तो इंडिविजुअल को जाएगी, HUF को जाएगी। हेल्थ इंश्योरेंस आपने लिया हो प्रीवियस ईयर और जो आपने उसकी अमाउंट पे की है वो उस इनकम में से करनी है जो आपकी
टैक्स के लिए चार्जेबल है। अमाउंट आपने पे की हो अदर देन कैश, कैश में नहीं होनी चाहिए। अलाउड ओनली प्रीमियम पेड अंडर नोटिफाइड स्कीम, जो भी इन्होंने अपनी सेक्शन के अंडर नोटिफाइड स्कीम दी हैं उनके अंडर ही आपने प्रीमियम पे किया हो। डिडक्शंस क्या हैं, इंडिविजुअल को कैसे मिलेंगी 25,000 और जितनी अमाउंट उसने एक्चुअल में पेड की है विच एवर इज लेस, और एचयूएफ को कैसे मिलेंगी एक्चुअल अमाउंट और 25,000 विच एवर इज लेस, दोनों के केस में सेम ही है, बस नाम उन्होंने अलग कर दिया। नेक्स्ट डिडक्शन है आपकी अंडर सेक्शन 80। क्या है डिडक्शन, मेंटेनेंस इंक्लूडिंग मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ अ डिपेंडेंट दैट इज अ पर्सन विद डिसेबिलिटी। लास्ट जो थी वो थी हमारी कि मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर रहे हो, ये क्या है आप मेंटेनेंस कर रहे हो खुद की भी और पर्सन विद डिसेबिलिटी पर्सन की भी। कंडीशंस हैं दोनों का अलाउड होंगी, इंडिविजुअल और जो आपका एचयूएफ है उसको भी रेजिडेंट ऑफ इंडिया होना चाहिए। एक्सपेंडिचर जो एक्चुअली इंकर्ड हुआ है उसके अगेंस्ट ही आपको डिडक्शन मिलेगी। अलाउड इफ अगर आप मेडिकल ट्रीटमेंट लेते हो, पर्सन विद डिसेबिलिटी पर्सन की आप केयर कर रहे हो, वो आपके ऊपर डिपेंडेंट है तभी मिलेगी। देन है कि ये अमाउंट जो है आपने पे की है एक्चुअल एक्सपेंडिचर की, वो आपने एलआईसी या एनी अदर इंश्योरेंस एडमिनिस्ट्रेशन बाय यूटीआई, जो भी आपका इंश्योरर है वो यूटीआई से एडमिनिस्टर्ड हो। इसकी रेट ऑफ डिडक्शन क्या है, यूटीआई यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, और इसकी रेट ऑफ डिडक्शन क्या है फॉर नॉर्मल डिसेबिलिटी, जैसे कि नॉर्मली कोई आप बीमार होते हो या आपके साथ कुछ हुआ है या 80% से कम जिनकी डिसेबिलिटी है उनकी 75,000 रेट ऑफ डिडक्शन है। और उसको आप कंपेयर किसके साथ करोगे एक्चुअल एक्सपेंडिचर के साथ, विच एवर इज लेस। सेवियर डिसेबिलिटी का मतलब होता है मोर देन 80%। सो वो आप जितनी भी आपका एक्चुअल एक्सपेंडिचर आया और 1,25,000 इसके साथ कंपेयर करोगे, विच एवर इज लेस अलाउड फॉर डिडक्शन। फिर उसे आप क्या करोगे फर्दर कंपेयर करोगे 1,50,000 के साथ। देन है कि डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ मेडिकल ट्रीटमेंट अंडर सेक्शन DDB। कंडीशंस हैं आपकी इंडिविजुअल और एचयूएफ दोनों को ही अलाउड है। अमाउंट जो है एक्चुअली पे होनी चाहिए मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए, और एक्सपेंडिचर जो है वो एक्चुअल में इंकर होना चाहिए। ऐसे नहीं कि आपने कह दिया कि मैं बीमार हो गया था और मेरे इतना खर्चा आ गया था, ऐसा नहीं होगा। आपके पास पर्टिकुलर जो भी उसकी रसीद होती है वो होनी चाहिए, चाहे वो आपने खुद के ऊपर एक्सपेंडिचर किया हो चाहे आपके ऊपर जो डिपेंडेंट है उसके ऊपर किया हो, एक रसीद होनी जरूरी है, उसका प्रूफ होगा आपका पूरा। ऐसे नहीं है कि आप जाओगे कह दोगे और मिल जाएगा, नहीं, डिसेबिलिटी भी चेक करते हैं, सर्टिफिकेट भी चेक करते हैं डिसेबिलिटी का, और फिर उसके बाद और ट्रीटमेंट की जो रिपोर्ट्स होती है सब कुछ चेक करके फिर आपको जो है अलाउ करते हैं। और रेट ऑफ डिडक्शन क्या है, सेम कि जितना भी आपका अमाउंट पे किया है और 40,000 के साथ कंपेयर करके विच एवर इज लेस इन केस ऑफ नॉन सीनियर सिटीजन लेस देन 60 एज, और रेट ऑफ डिडक्शन फॉर सीनियर सिटीजन मोर देन 60, तो उनके केस में क्या है जितना अमाउंट पे हुआ और 80,000 विच एवर इज लेस। डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन अंडर सेक्शन 80E। सो ये याद रखना 80D जो है आपका शुरू हो जाता है मेडिकल ट्रीटमेंट के रिगार्डिंग, 80E से जो आगे फर्दर आएंगी डिडक्शंस वो आपकी इंटरेस्ट ऑन लोन के रिगार्डिंग है। और इसकी कंडीशंस क्या है कि एसएससी एक इंडिविजुअल होना चाहिए, लोन टेकन फॉर हायर एजुकेशन के लिए उसने लोन लिया हो, खुद के लिए लिया है या अपने स्पाउस के लिए लिया है, और फिर चाहे उसने अपने किसी बच्चे की हायर एजुकेशन के लिए लिया या फिर किसी स्टूडेंट के लिए जिसके लिए वो गार्जियन है। लोन हैज़ बीन टेकन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन से लेना चाहिए, और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन दोनों ही अप्रूव्ड होने चाहिए, ऐसे ही ना लिया हो किसी से। इंटरेस्ट ऑन लोन पेड प्रीवियस ईयर आउट ऑफ टैक्सेबल इनकम, टैक्सेबल इनकम में से उसने क्या किया हो इंटरेस्ट ऑन लोन जो है वो पे किया हो, उसी एक्चुअल अमाउंट जो उसने इंटरेस्ट ऑन लोन पे किया है उसी की उसको डिडक्शन मिलेगी। डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी टू फर्स्ट टाइम बायर्स, ये है आपकी अंडर सेक्शन 80EE। ये भी आप नोट कर लेना, क्या पता नहीं कैसे ये स्किप हो गया,
यस, सो ये है आपका अंडर सेक्शन 80EE। और इसका कंडीशंस क्या है इसकी, सबसे पहले तो क्या है, आपको ये जो डिडक्शन है किन लोन पे मिलेगी, जो सेंक्शन हुए हैं 1 अप्रैल 2016 से लेकर 31 मार्च 2017 तक। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। अमाउंट ऑफ लोन डज नॉट एक्सीड 35 लाख। तो आपने जो अमाउंट ऑफ लोन लिया है जिसके ऊपर आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो वो 35 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, फिर तो आपको यहाँ पे डिडक्शन मिलेगी, अदरवाइज नहीं मिलेगी। वैल्यू ऑफ रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी भी 50 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, लोन की अमाउंट 35 लाख से ज़्यादा ना हो, और हाउस प्रॉपर्टी की वैल्यू जो है वो 50 लाख से ज़्यादा ना हो। और ये चीज़ याद रखना कि फर्स्ट टाइम बायर्स के साथ है। नेक्स्ट, डिडक्शन in respect of a payment of interest on loan for certain house property under section 80EE। अब इसमें क्या है, बंदे के पास द assessee does not own a residential house property on date of sanction of a loan। तो कहते कि जो बंदा ये लोन ले रहा है उसके पास कोई और खुद की रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात, इंडिविजुअल को ही मिलेगी। तीसरी बात, जो उसकी स्टैंप ड्यूटी वैल्यू है उस प्रॉपर्टी की वो कितनी से ज़्यादा ना हो, 45 लाख से ज़्यादा ना हो। लास्ट वैल्यू क्या थी उसकी, 40 लाख से, सॉरी 50 लाख से, और अब जो है उसकी स्टैंप ड्यूटी वैल्यू 45 लाख से ज़्यादा ना हो। लोन सेंक्शन बाय फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन मस्ट बी ड्यूरिंग 1 अप्रैल 2019 से 31/3/2021 के बीच में वो सेंक्शन हुआ हो, फिर तो आपको क्या मिलेगी, डिडक्शन, अदरवाइज नहीं। सेसी इज नॉट एलिजिबल टू क्लेम डिडक्शन अंडर सेक्शन 80EE। कहते कि जिस पर्सन ने ये डिडक्शन ले ली वो ये वाली डिडक्शन नहीं ले सकता, और जिस पर्सन ने ये डिडक्शन ले ली वो ये नहीं ले सकता। मतलब नंबर ऑफ डिडक्शंस है, एक डिडक्शन ले लेते हो अगर आप हाउस प्रॉपर्टी की तो आपको दूसरी जगह पे वो डिडक्शन नहीं मिलेगी। ये चीज़ भी आपने याद रखना है, क्योंकि जब वो आपको डिडक्शन देते हैं ना तो एक एक चीज़ आपसे मंगवा लेते हैं। फिर है जी नेक्स्ट डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ परचेज ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल। आप कोई इलेक्ट्रिक व्हीकल परचेज कर रहे हो उसके लिए आपने जो भी लोन है वो लिया है उसके रिगार्डिंग है, और सेक्शन है आपका 80EEB। कंडीशन है कि इंडिविजुअल के लिए है ये लोन, किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से ही लेना बनता है आपको। और दूसरी बात है, लोन जो है 1/4/2019 से लेकर 31/3/2023 तक सेंक्शन होना चाहिए। इन बिटवीन अगर सेंक्शन हुआ है फिर तो आपको क्या मिलेगा, डिडक्शन मिलेगी। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में आपके सभी बैंक्स, कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होगा, कोई बैंकिंग इंस्टीट्यूशन हो गया, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो गया, वो आएंगे। दूसरी बात, आपकी क्वालिफाइंग अमाउंट क्या होगी, जितना भी इंटरेस्ट आपने पे किया है इंटरेस्ट ऑन लोन, और 1,50,000 के साथ आपने कंपेयर करना है, विच एवर इज लेस विल बी अलाउड फॉर डिडक्शन। और दूसरी बात कहते हैं कि जिसने EEB की डिडक्शन क्लेम की है वो जो है किसी और प्रोविज़न के अंडर जो है इंटरेस्ट की डिडक्शन नहीं ले सकता। आगे आ जाओ जी, ये तीन जो है ना ये सबसे इजी लगती हैं मुझे। क्यों? क्योंकि इनमें सबसे कॉमन बात क्या है कि तीनों की तीनों 100% अलाउड हैं। ये पार्शियल डिडक्शंस नहीं है। जितनी भी इसकी आपकी कोई भी अमाउंट आपने लगाई है, डिपॉजिट करी है, वो सारी की सारी अमाउंट आपकी डिडक्शन है। सो आओ इनके ऊपर भी एक नज़र डाल लेते हैं। पहली डिडक्शन इसमें है, पहली नहीं कहेंगे, नंबर ऑफ के बाद यह डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी पेमेंट मेड टू सर्टेन साइंटिफिक इंस्टीट्यूशन। अगर आप किसी साइंटिफिक इंस्टीट्यूशन को या रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम में पैसा लगाते हो तो उसकी जितनी भी अमाउंट है वो आपकी क्या है, डिडक्शन के लिए अलाउड है। और ये इसका सेक्शन है 80GA। नेक्स्ट है जी डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कंट्रीब्यूशंस गिवन बाय कंपनीज टू पॉलिटिकल पार्टीज। अगर कंपनीज पॉलिटिकल पार्टीज या इलेक्टोरल ट्रस्ट को
कोई डोनेशन देती हैं, कोई पैसा देती हैं अंडर सेक्शन 80GG, तो वो भी आपका क्या है, फुल्ली अलाउड डिडक्शन है। 100% डोनेशन जो है वो अलाउड होगी। नेक्स्ट में भी सेम ही है कि कोई भी कंट्रीब्यूशन, ये कंपनीज का कंट्रीब्यूशन था, ये कोई भी पर्सन जैसे हम हो गए, अब हम कंपनी थोड़ा है, ठीक है, तो अगर कोई कंपनी देती है तो वो भी 100% अलाउड डिडक्शन है। कोई बंदा दे रहा जाके कि मैं आप में से मिलके कोई किसी पॉलिटिकल पार्टी को जाके डोनेट कराएं, पर हम ऐसा नहीं करेंगे, डोनेट कराएं और उसकी हमें डिडक्शन मिलेगी। कल को हम इनकम टैक्स पे करने जाएंगे तो वहाँ पे कह सकते हैं कि हमने इस पर्टिकुलर पार्टी को इतनी अमाउंट डोनेट की हुई है, तो आपको वो डिडक्शन मिलेगी। और उसका सेक्शन है 80GG। एक जो डिडक्शन है बीच में स्किप हो गई, वो हम उसी के साथ डिस्कस कर लेंगे। जब हमने 80G की तब हम 80GG भी डिस्कस कर लेंगे। सो दिस वाज एंटायरली अबाउट द डिडक्शन, पेमेंट डिडक्शंस ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। और बहुत इजी हैं अगर इनके लॉजिक्स क्लियर हों और इनको कैटेगराइज किया जाए। जैसे अगर आप इनको याद करना चाहते हो तो बहुत बढ़िया तरीके से आप इनको याद कर सकते हो। 80C की कुछ कॉमन थिंग्स हैं वो उठाओ, 80D की कुछ कॉमन थिंग्स हैं जैसे वो सभी मेडिकल ट्रीटमेंट के ऊपर हैं, तो उस तरीके से आप उनको याद कर सकते हो। और 80E जो है इंटरेस्ट ऑन लोन के ऊपर है, तो वो आप याद कर सकते हो। 80G जो है और उसके फर्दर जो सब पार्ट्स हैं वो सभी डोनेशंस के रिगार्डिंग है। और तो इस तरीके से आप इनको, इन डिडक्शंस को बड़े आसानी से याद कर सकते हो। कोई इतनी लंबी चौड़ी बात नहीं है, बट फिर भी अगर आपको कहीं पे कोई डाउट होता है तो आप पूछ सकते हो। नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें हम जो 80G और 80GG जो है वो डिस्कस करेंगे। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। और जो आज इस वीडियो को देख रहे हैं और पहली बार आए हैं चैनल पे, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। और इसके जो नोट्स हैं वो जल्द ही डिस्क्रिप्शन में लिंक के थ्रू डाल दिए जाएंगे। थैंक यू, थैंक्स फॉर अटेंशन।